इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई कैपेसिटर है, इसका दोनों प्लेट कैसा है, सर्कुलर है, मैंने मान लिया। अब मैं एक सरफेस बनाता हूँ, मैं ये सरफेस बना रहा हूँ। अगर इसमें करंट आई चल रहा है तो आप बताइए इस एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, आई पास करेगा, और इस एरिया से जीरो। ठीक है, इस एरिया से कितना करंट पास कर रहा है, आई, और इस एरिया से जीरो। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि मैं फिर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता हूँ। इसका दोनों प्लेट कैसा है, सर्कुलर है। अब इसमें आई करंट पास कर रहा है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका ये क्या है, सरफेस एरिया है, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है जो चीज़ मैंने बनाया है, और इसके ये जो वायर है ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसका रेडियस आर है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर, इसके पेरीफेरी पे यानी कि बाउंड्री पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूँ तो मैं किस लॉ का यूज़ करूँगा, एम्पियर्स लॉ का। वो क्या होता है, वो होता है B.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। देखिए, इसमें जो लेफ़्ट साइड है इस इक्वेशन में, लेफ़्ट साइड वो ये बताता है कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बाउंड्री पे ये इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इसका जो राइट साइड है वो बताता है कि जिस ऑब्जेक्ट के बाउंड्री पे आप ये लेफ़्ट साइड का इंटीग्रेशन किए हैं उस ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया से कितना करंट पास कर रहा है। यहाँ पर आई वो वाला आया है। तो आप बताइए, अगर मैं इस लूप के dl वेक्टर को इस डायरेक्शन में ले लूँ और मान लेता हूँ मैं एक पल के लिए कि b का भी डायरेक्शन यही है, तो b और dl के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। तो b dl cos जीरो लिखेंगे क्योंकि b तो फिक्स है इसके हर एक पॉइंट पे, बराबर म्यू नॉट। देखिए कितना इसके एरिया से पास कर रहा है, आई पास कर रहा है, तो म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, अब देखिए मैं इस dl यही तो है dl इस सारे dl को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, अब मैं एक तीसरा केस लेता हूँ। ये कौन सा लॉ है, ये मैक्सवेल लॉ है, मैक्सवेल लॉ है। ठीक है, अब तीसरा केस लेता हूँ मैं। इसमें ये कैपेसिटर का एक प्लेट, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, इससे भी करंट आई पास कर रहा है। इसमें देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट का पेरीफेरी बना रहा हूँ, बाउंड्री। अब इसका मैं यहाँ पर ये खाली है, ये जगह, ये स्पेस खाली है, लेकिन ये सर्कुलर है और इसका भी रेडियस आर है। ठीक है, इसके प्लेट की कैपेसिटर का एरिया कितना है, ए है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से बनाता हूँ। ठीक है, मटेरियल कहाँ पे है, यहाँ पे, ये बंद है, ये बंद है। अब देखिए, अब इसके मैं इस पॉइंट पर, इसके पेरीफेरी पे मैं फिर निकालना चाह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड B। तो फिर मैं लिखूँगा साइक्लिक इंटीग्रेशन B.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब बताइए आई क्या होता है, इसके जिस ऑब्जेक्ट के पेरीफेरी पे आप निकालना चाह रहे हैं, बाउंड्री पे निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसके सरफेस एरिया से कितना करंट पास कर रहा है। तो बताइए इसका सरफेस एरिया कहाँ पे, यहाँ पे, इससे कितना करंट पास कर रहा है, जीरो। नहीं, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, जीरो। तो इसका लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखिए यहाँ पर तो वही होगा, b इंटू 2πr इक्वल टू जीरो। तो b इस केस में क्या आ गया, जीरो। मैं वही चीज़ एक दूसरे तरह का क्लोज्ड सरफेस लिया तो b का वैल्यू जीरो आ गया, और पहले तरह का लिया था उसमें कुछ ना कुछ आया था।
इसका मतलब एक ही चीज़ का दो वैल्यू कैसे आ सकता है? इसका मतलब इस लॉ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे इस जगह पे। तो देखिए मैक्सवेल ने इसको सुधारने के लिए एक नया टर्म को डिफाइन किया, एक दूसरे करंट को डिफाइन किया। इस करंट को क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट, आईसी। उन्होंने एक दूसरे करंट को डिफाइन किया जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी। देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट को उन्होंने, देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट को वो कैसे डिफाइन किया? देखिए इसके इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इस कैपेसिटर के बीच में ऐसे होगा, इस सरफेस के नॉर्मली होगा। और इस सरफेस का एरिया कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, इसके कितने एरिया से पास कर रहा होगा। अगर इसका एरिया ए है और ये देखिए इसके ए एरिया से फ्लक्स पास कर रहा होगा, तो फ्लक्स कितना पास कर रहा है इससे बताइए? फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है और इससे पास करने वाले फ्लक्स को मैं अगर फाई ई कहूँ, तो फाई ई कितना के बराबर होगा? क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर के बीच में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, फाई। अब देखिए इस फाई ई को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू अपॉन ए ई नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको ए से कटा, क्या बचा इधर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मैं इसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करता हूँ फाई ई को, तो डी फाई ई ओवर डी टी किसके बराबर होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू ओवर डी टी। ये क्या है? ये आई है, अगर इससे आई पास कर रहा है तो वही तो, ये डी क्यू बाई डी टी क्या है? आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इतना के बराबर होगा। तो कहा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ओवर डी टी कितना के बराबर होगा? वो बराबर होगा आई के। इसी को उसने कह दिया आई डी है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट अगर आई डी है तो आई डी को कितना के बराबर होगा? आई डी बराबर होगा आपको एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई ओवर डी टी के, इतना के बराबर होगा। यानी कि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या वास्तव में? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द एरिया। ठीक है। यहाँ से क्या पास कर रहा है? यहाँ से कंडक्शन करंट और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए अब जो है मैक्सवेल ने अपने नियम को ये कर दिया चेंज करके। उसने इस तरह से चेंज किया नियम को ये सोचकर कि दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए। तो उसने लॉ को ये बना दिया कि साइक्लिक इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स आई सी कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई डी। अब देखिए अब मैं इस मॉडिफाइड मैक्सवेल लॉ को दूसरे केस में लगाता हूँ। देखिए दूसरे केस में कंडक्शन करंट जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट कितना निकाले थे हम दूसरे केस में? डिस्प्लेसमेंट करंट हम दूसरे केस में निकाले हैं ये डी फाई ई ओवर डी टी, जो कि आई के बराबर है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई सी तो जीरो है इस केस में आई सी तो जीरो है लेकिन आई डी जीरो नहीं है, वो आई के बराबर है। तो मैं क्या लिखूँगा? अगर मैं इसके लिए लगाऊँ ये लॉ तो यहाँ पर लिखूँगा बी इंटू 2 पाई आर इंटू 0 प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई। अब देखिए बी बराबर क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब आंसर सेम आ गया दोनों केस में। मतलब ये मॉडिफाइड मोस्ले लॉ इस केस में भी करेक्ट है। मतलब पहले वाला जो मोस्ले लॉ नहीं मैक्सवेल लॉ, ये जो पहले वाला मैक्सवेल लॉ था ये हर केस में सही नहीं था, लेकिन ये मॉडिफाइड इस केस में भी सही है। वो हर एक जगह नहीं चलेगा लेकिन ये हर जगह चलेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये भी एक पैरेलल प्लेट
का दूसरा कैपेसिटर है। ठीक है, ये जो है इसका वायर और इससे करंट आई पास कर रहा है। हम इसके सेंटर को मिलाने वाला लाइन ये है। ठीक है, दोनों कैपेसिटर। हम इसमें एक छोटा सा लूप ले रहे हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका कैपिटल आर है। अब देखिए इसको मैं कैसे बनाता हूँ। इसको मैं इस बार ऐसे बना रहा हूँ। ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है। यहाँ पर भी मटेरियल है, यहाँ पर मटेरियल है। तो अब देखिए, अब इस सवाल में हुआ क्या, हमको इस जगह पे, इस लूप के पेरीफेरी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम फिर वही एम्पियर्स लॉ लिखेंगे, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID। इसमें आप गौर से देखिए, इस सरफेस से तो IC अंदर जा रहा है और इस सरफेस से ID बाहर आ रहा है। अब देखिए, मैं इस एरिया, ये वाला लूप है, इस लूप को ऐसे लेता हूँ और इसके डायरेक्शन को मैं अगर इधर मानूँ मतलब इस लूप में, ये मेरा हाथ है, इस लूप में ऐसे करंट चल रहा है, मतलब ऐसे। तो करंट का डायरेक्शन इस लूप के लिए कौन सा पॉजिटिव होगा? जो इससे इधर निकल रहा होगा, इसमें से इधर निकल रहा होगा, वो करंट का डायरेक्शन उसके लिए पॉजिटिव होगा इस लूप के लिए। अगर लूप का डायरेक्शन मैं ये लेता हूँ और अंदर जाने वाला करंट क्या होगा? निगेटिव होगा। तो देखिए, मैं इस लूप के डायरेक्शन को ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे। तो इसके लिए कौन सा करंट पॉजिटिव हुआ? इसमें जो घुसने वाला करंट है वो पॉजिटिव है और निकलने वाला करंट निगेटिव है। यानी कि ID का वैल्यू क्या आना चाहिए? निगेटिव। और ID किस चीज़ का रिजल्ट है? फ्लक्स का रिजल्ट है। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए? निगेटिव यहाँ पे। तो इधर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अंदर की तरफ। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ होना चाहिए। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ होना चाहिए। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ होना चाहिए इस पूरे क्लोज सरफेस में। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की तरफ होना चाहिए। तो B.dl बराबर मैं क्या लिखूँ? B इंटू 2 स्मॉल r और म्यू नॉट IC की जगह पर क्या लिखूँ? IC। अब ID निकालना है। देखिए, ID होता क्या है? ID होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d∅e ओवर dt। अब देखिए, ∅e मैं निकलता हूँ इस एरिया, कितने एरिया से पास कर रहा होगा फ्लक्स? पाई कैपिटल R स्क्वायर। कितने एरिया से पास कर रहा होगा फ्लक्स? पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। बड़े वाले कैपेसिटर प्लेट के एरिया में से इस छोटे वाले को घटाना पड़ेगा, उतने एरिया से पास कर रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस एरिया में? Q/ε0। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ∅e तो ये आ गया, लेकिन ∅e क्या होना चाहिए? निगेटिव। हमने पहले ही देखा, तो मैंने इतना लिख दिया ∅e को। अब देखिए, d∅e ओवर dt, यही क्या होता है? फ्लक्स। ε0 टाइम्स d∅e ओवर dt, यही ID के बराबर होता है। तो मैं पहले इसको ε0 टाइम से गुना कर लूँ। ε0 इंटू ε0, ये dq ओवर dt लिखा जाएगा। ये q ε0 से गुना हुआ तो ε0 कटेगा और साथ में क्या आएगा? पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? देखिए, ID बराबर आ गया I टाइम्स पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। IC को मैं यहाँ पर क्या मान लूँ? I मान लूँ। तो ID क्या हो जाएगा? I टाइम्स पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। ये नहीं होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। तो देखिए, मैं इसको अब यहाँ पे लिखता हूँ, ये पहले इक्वेशन को यहाँ पे लिखूँगा तो क्या लिखूँगा मैं? B इंटू 2πr। R कौन सा होगा? स्मॉल वाला। और फिर साथ में क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स I प्लस I टाइम्स I के साथ क्या गुना होगा? पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, ये होगा गुना।
अब मैं बी को क्या लिख सकता हूँ, बी को लिख सकता हूँ म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो इसमें नया क्या था इस सवाल में, इस सवाल में नया इतना था कि इस बार IC और ID दोनों में से कोई एक भी नहीं जीरो था, दोनों का वैल्यू कुछ ना कुछ था। यही इस सवाल में सीखना था। धन्यवाद।